नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने संघीय विधायिका यानी संसद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप राज्यसभा के बारे में विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत एवं लोकसभा का गठन 81 के तहत किया जाता है। और राष्ट्रपति आप पढ़ ही चुके हैं, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में की गई है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरह से अनुच्छेद 79 में कहा गया है संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, जिनका नाम होगा राज्यों की परिषद। पहले राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम होंगे राज्यों की परिषद एवं जनता का सदन। 1954 तक राज्यसभा का नाम था राज्यों की परिषद एवं लोकसभा का नाम था जनता का सदन। किंतु 1954 में परिवर्तन करके राज्यों की परिषद के स्थान पर राज्यसभा एवं जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को अपनाया गया है। तो यहां पर यदि संसद से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आपको सीखना है, याद करना है, बड़े ही सरल तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। स का मतलब होता है संसद, संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत। रा का मतलब होता है राज्यसभा, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत। ला का मतलब होता है लोकसभा, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। इस प्रकार से ये 3 अनुच्छेद 79, 80 और 81, इनको आप सीरियल से ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप, पिछले वीडियो में आप राष्ट्रपति के बारे में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत व्यापक रूप से पढ़ा है और पिछले वीडियो में आपने लोकसभा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ रखा है। आज की इस वीडियो में आप राज्यसभा को विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। 1954 में राज्य परिषद या फिर राज्यों की परिषद के स्थान पर राज्यसभा शब्द का प्रयोग किया गया है था। राज्यसभा संसद का द्वितीय, उच्च एवं वरिष्ठ सदन है। यहां पर ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था कि राज्यसभा को 1954 के पहले राज्य परिषद या राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता था। 1954 में परिवर्तन करके यहां पर राज्यों की परिषद के स्थान पर राज्यसभा शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यसभा संसद का द्वितीय क्योंकि महत्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लोकसभा अधिक महत्व का है और महत्व के दृष्टिकोण से राज्यसभा का दूसरा नंबर है, इसलिए दूसरा स्थान आता है, सेकंड नंबर पर है, इसलिए इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। वरिष्ठ सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा का उसमें ज्यादा युवा सदस्य होते हैं क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, इसलिए लोकसभा में युवा सांसद होते हैं। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, इसलिए राज्यसभा के सदस्य थोड़ा सा वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। अनुभवी लोगों को ही राज्यसभा में भेजा जाता है। इसके बाद राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, फिर भी इसका महत्व है।
लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का, या फिर हम कहें यह भारत की इकाइयों के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तो यह भारत की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसको लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका महत्व एवं उपयोगिता है। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में कोई भी नियम कानून पास होने के लिए उन पर अच्छे प्रकार से चिंतन करना अनिवार्य होता है। लोकसभा के सांसद युवा होते हैं, हो सकता है भावावेश जोश में आकर के किसी नियम कानून का निर्माण कर बैठे, किंतु राज्यसभा द्वारा इन कानूनों पर व्यापक रूप से चिंतन किया जाता है, और लोकसभा के जो उम्र दराज या फिर अधिक उम्र के जो सांसद होते हैं, उनके अनुभवों का प्रयोग करते हुए कोई भी नियम कानून बनता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो एक लोकतांत्रिक देश में दूसरे सदन की उपयोगिता एवं महत्व है। बात करते हैं राज्यसभा का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इसमें 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य ऐसे होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। खिलाड़ियों को, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था कला के क्षेत्र में। इसके बाद यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250, जिसमें 238 इकाइयों से यानी संघ एवं राज्य क्षेत्रों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय की यदि सदस्य संख्या की बात किया जाए तो वर्तमान समय में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। इसमें 225 सदस्य विभिन्न राज्यों से, 28 विभिन्न राज्यों से तथा 225 सदस्य 28 राज्यों से तथा 8 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से मिलाकर के कितने सदस्य होंगे? 225 और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से मनोनीत किए जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से कुल सदस्य कितने होते हैं? 245। तो 250 हो सकते हैं, किंतु 245 चुने जा रहे हैं वर्तमान समय में। इसी तरह से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 238 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में 225 चुने जा रहे हैं। 225 नहीं, 233। 225 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, तो इकाइयों से 233 सदस्य इस समय चुने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सदस्यों का निर्वाचन। तो पहले जो है राज्यसभा के सदस्यों की बात कर लेते हैं। किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं, जिसकी संख्या 31 है। सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर। महाराष्ट्र से 19 सदस्य चुने जाते हैं। तमिलनाडु से 18 सदस्य, बिहार से 16 सदस्य, पश्चिम बंगाल से 16 सदस्य, कर्नाटक से 12, गुजरात से 11, मध्य प्रदेश से 11, इसी तरह से आंध्र प्रदेश से 11 सदस्य चुने जाते हैं।
इसके बाद उड़ीसा से 10 सदस्य, राजस्थान से 10 सदस्य, केरल से 9 सदस्य, असम से 7 सदस्य, पंजाब से 7 सदस्य, तेलंगाना से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5, छत्तीसगढ़ से 5, उत्तराखंड से 3 सदस्य तथा हिमाचल प्रदेश से भी 3 सदस्य चुने जाते हैं। इसी तरह से पूर्वोत्तर के राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे मणिपुर से 1 सदस्य, त्रिपुरा से 1, मेघालय से 1, मिजोरम से 1 सदस्य, अरुणाचल प्रदेश से 1 सदस्य, सिक्किम से 1 सदस्य, गोवा से 1 सदस्य एवं नागालैंड से 1 सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य किस प्रदेश से चुने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। या फिर सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, निम्न को सुमेलित कीजिए, और इस जोड़े को गलत कर देगा, सीक्वेंस को गलत कर देगा, जिसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर पूछ सकता है कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे राज्यसभा के लिए 11 सदस्य चुने जाते हैं? तो 3 हैं। इसी तरह से कितने राज्य हैं जिनसे 10 सदस्य चुने जाते हैं? तो ऐसे राज्य हैं 2। ऐसे ही कितने राज्य हैं जहां से 7 सदस्य चुने जाते हैं? तो ऐसे राज्यों की संख्या 3 है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में सीटें दी गई हैं। जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य, दिल्ली से 3 सदस्य एवं पांडिचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ही राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं है। यहाँ पर अब देख रहे हैं, राज्यों की यदि बात की जाए तो सभी राज्यों को राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं, चाहे वो छोटा राज्य हो या फिर बड़ा राज्य हो। बड़े राज्यों में सीटों की संख्या अधिक है एवं छोटे राज्यों में सीटों की संख्या कम होती जाती है। अब बात करते, यहां पर आप देख रहे हैं कुल निर्वाचित सदस्य कितने हो गए? 233 और 12 सदस्य, यहाँ पर 233 प्लस 12, इस प्रकार से 245 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। किसके? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते। यहाँ पर नोट रखिएगा, जो विधानसभा के मनोनीत सदस्य हैं वह राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते। यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्हें राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है? कितने हैं? ए नंबर, बी, सी और डी, ऐसे पूछेगा। ए नंबर में 3, 2, 5 और फिर डी नंबर में 6। तो इसका सही आंसर है 3 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद राज्यसभा में उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वह
राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, किसी भी सीट से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वह उसी वर्ग में चुनाव लड़ेगा जिसके लिए सीट आरक्षित होगी। यदि कोई दूसरे स्टेट का कोई व्यक्ति है, वह राज्यसभा का चुनाव दूसरे राज्य से लड़ना चाहता है, तो उसी सीट पर लड़ेगा, उसी जाति का लड़ सकता है जिसके लिए सीट निर्धारित है। इसके बाद है सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। थोड़ा अंतर है, उसको यहां पर आप देखें। अंतर केवल इतना है कि जहां लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, वहीं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। राज्यसभा संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ऑप्शन में एक और होगा, स्थायी सदन है, निश्चित इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यह एक स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है, जबकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इसके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्य शेष अवधि के लिए होता है, न कि पूरे 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा में किसी प्रतिनिधि की मृत्यु या त्यागपत्र या फिर अन्य किसी कारण से पद खाली हो जाता है, तो राज्यसभा के लिए जो उपचुनाव होता है वह शेष अवधि के लिए होता है, न कि पूरे 6 वर्ष के लिए। याद रखिएगा। वेतन एवं भत्ते। राज्यसभा सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अधिवेशन की। अधिवेशन राष्ट्रपति कम से कम 2 बार संसद का अधिवेशन बुलाता है। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। कुल मिलाकर के संसद के 2 बैठक होना अति आवश्यक होता है। 2 बैठक साल भर में अनिवार्य है और 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक भी दिन का अंतर 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक उदाहरण है, यदि मान लीजिए एक सदन की बैठक 25 अप्रैल तक चलती है, 25 अप्रैल तक, तो यहां पर है 2 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। संसद के एक सत्र, ये मान लीजिए एक जो सत्र चल रहा है, उदाहरण के लिए 1 फरवरी से 25 अप्रैल तक उदाहरण के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर ये एक सत्र हो गया और इसमें कई बैठक होती हैं। बीच बीच में कभी कभी बैठक नहीं होती हैं, छुट्टी रहती है, तो ये पूरा एक सेशन हो गया। और एक सत्र के अंतिम बैठक, ये अंतिम बैठक है, 25 तारीख है, 25 अप्रैल है, और आगामी सत्र की पहली बैठक, ठीक है, आगामी सत्र की पहली बैठक यहाँ से 25 अप्रैल से लेकर के इसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। सत्र और बैठक में क्या अंतर है? एक सत्र शीतकालीन सत्र होता है और ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। इसमें क्या है कि शीतकालीन सत्र
या फिर ग्रीष्मकालीन सत्र में एक सत्र के अंतर कई बैठकें होती हैं। तो अंतिम बैठक एवं अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से साल भर में 2 सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं गणपूर्ति की, जिसको हम कोरम कहते हैं। राज्यसभा या लोकसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। जब तक किसी भी संबंधित सदन के 1/10 सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे, तब तक कोई भी बैठक बुलाई नहीं जाएगी। वर्तमान समय में राज्यसभा के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। 25 सदस्य जब उपस्थित होंगे, जब कोरम पूरा होगा, तभी कोई बैठक बुलाई जा सकेगी। अब बात करते हैं सभापति एवं उपसभापति, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पर राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जिनको हम सभापति और उपसभापति कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वह राज्यसभा का अपने आप जो है सभापति माना जाता है। उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, जबकि सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा से संबंधित प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं। इनको समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, उसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको याद रखना है राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता। इसका सबसे अच्छा आंसर यही होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो इसका आंसर है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। फिर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है, तो इसका आंसर है 5 वर्ष। इसके बाद पूछा जाएगा राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना है, तो इसका आंसर है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। इनको आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता, तो राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। इनको आप याद रखेंगे। सभापति के अधिकार एवं कर्तव्य। राज्यसभा के सभापति के अधिकार एवं कर्तव्य लगभग वही है जो कि लोकसभा अध्यक्ष के हैं। अंतर केवल इतना है कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जबकि धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है, सभापति को संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का भी अधिकार नहीं है। साधारण विधेयक के संबंध में जब दोनों सदनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विवाद को निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। और ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, न कि सभापति उपसभापति के द्वारा। सभापति की अनुपस्थिति में समस्त कार्य उपसभापति द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन सदन है।
राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी एवं सहायक सदन के रूप में की गई है। फिर भी इसका अपना महत्व है। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य यहाँ पर आप देखेंगे। पहला है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब विधि निर्माण से संबंधित या फिर कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां इनको कहा जाता है। लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवित्तीय विधेयक पहले किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कानून निर्माण के दृष्टिकोण से यदि देखें तो साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है। जब तक कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता है तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी धन विधेयक को रोक नहीं सकती। यहां पर आप देख रहे हैं लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को रोक नहीं सकती। यानी 6 माह तक के लिए इसको रोक पाएगी। अगर 6 माह तक पास नहीं होता है तो फिर वह पास हो जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इसके बाद है वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा और राज्यसभा में नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है धन विधेयक के संबंध में। जब लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा भेज दिया जाता है और यदि राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं लौटाती तो विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा लौटाती नहीं है तो भी मान लिया जाता है और यदि कोई राज्यसभा सुझाव देती भी है तो लोकसभा उसके सुझाव को माने या फिर न माने उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा से पारित संविधान संशोधन विधेयक तब तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक कि वह राज्यसभा द्वारा पारित ना कर दिया जाए। तो संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य होती है। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा की अस्वीकृति होने पर अस्वीकार समझा जाएगा। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन उद्घोषणा पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो तो उस समय राज्यसभा की स्वीकृति होना अनिवार्य है। अन्य शक्तियों में राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर के ही करती है। पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने राष्ट्रपति के चुनाव को खूब अच्छी प्रकार से समझा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, राष्ट्रपति को आप अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बाद राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग भी लगा सकती है। राज्यसभा बहुमत
राज्यसभा द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। तो यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना है तो ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा ही लाया जाएगा, जिसे लोकसभा अनुमति प्रदान कर देगी तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। बात करते हैं राज्यसभा के विशेषाधिकार जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। तो वहां पर याद रखेंगे आप यहाँ पर कि किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसको है, तो इसका आंसर है राज्यसभा को। एक और महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है, जैसे IFS, IPS इस प्रकार से IAS इस प्रकार से नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार जो है दे सकती है। अब बात करते हैं सांसदों की सदस्यता का अंत। चाहे वह संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे वह राज्यसभा का हो, इनको दोनों को हम सांसद कहते हैं। अब सांसदों की सदस्यता का अंत चाहे वह लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 101 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में संसद सदस्यों की सदस्यता का अंत हो सकता है। पहला है, यदि कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरी बात, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद यदि कोई सदस्य 2 सीटों से निर्वाचित कर लिया जाता है तो उसे एक सदन से अपना त्यागपत्र देना होता है, अन्यथा दोनों सीटें उसकी रिक्त हो जाती हैं। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य सदन की बैठकों में सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। अगर कोई सदस्य बिना बताए बिना सदन की अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा। कब अयोग्य होगा, यहां पर आप देखेंगे, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। इसके बाद वह विकृत चित्त या दिवालिया हो, इसको कहेंगे वह पागल या फिर दिवालिया हो। इसके बाद दिवालिया का मतलब सरकार का पैसा खा गया हो, धन न दिया हो, तो उसको दिवालिया कहेंगे। कर्ज लेकर के चुकाए ना हो, ऐसे लोगों को दिवालिया घोषित किया जाता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता या फिर ग्रहण कर ली है तो वह भी जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के अयोग्य होगा। उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में क्या होगा, राष्ट्रपति ही इसका डिसीजन लेगा। चौथा है, दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो। दल बदल कानून से संबंधित विवादों का निपटारा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है और उसका निर्णय ही अंतिम होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला है, सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 का हुआ था। इसके बाद अगला है,
सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ था। इसी दिन लोकसभा का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। इसके बाद आता है लोकसभा में प्रश्नकाल। लोकसभा में प्रश्नकाल यानी 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा होती है, जिसे जीरो आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक शून्यकाल होता है। शून्यकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाता है, जबकि राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व, प्रश्नकाल 12 बजे से 1 बजे तक होता है, पूर्व 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में होता है। तो यहाँ पर लोकसभा में पहले प्रश्नकाल 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, इसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल में अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं। लोकसभा की यदि बात की जाए तो लोकसभा में शून्यकाल पहले है और इसके बाद प्रश्नकाल आता है। शून्यकाल का समय, राज्यसभा में शून्यकाल का समय 12 बजे से लेकर के 1 बजे से पूर्व यानी 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में होता है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। यह सभी सदस्य कहाँ से? लोकसभा से चुने जाते हैं। इसके बाद यदि महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। यह समिति सरकार की सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता को संसद के समक्ष रखना होता है। यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा एवं उस पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। यह कैग को कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 108 के अनुसार साधारण विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसके बाद लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। और यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा विधेयक को पारित करके भेजती नहीं है तो विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। तो ये है, यहाँ पर इस वीडियो में आपने राज्यसभा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। एक बार इसको संक्षेप में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 और वर्तमान में कितने हैं? 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये भी याद रखेंगे कि वर्तमान समय में लोकसभा के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जा रहे हैं एवं राज्यसभा से कितने चुने जा रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद किस राज्य से कितनी सीटें हैं, इसको आप जो है याद रखेंगे और इसलिए इसको अवरोही क्रम में रखा गया है ताकि आपको याद करने में असुविधा न हो, आसानी से आप चीज़ों को समझ पाए। इसके बाद पूछा जा सकता है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये है 3। और किस राज्य से कितनी सीटें हैं, इसको सुमेलित करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह एक स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता।
फिर पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। उपसभापति का इसलिए क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य ही होता है। इसके बाद कोरम आपने पढ़ा है, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 25 सदस्य 10% होता है। तो 25 सदस्य जब तक नहीं होंगे तब तक कोई भी बैठक बुलाई नहीं जाएगी। इसके बाद दो बातें महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। 249 राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, और यहाँ पर अनुच्छेद 312, ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, राज्यसभा को प्राप्त हैं, और इनको राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ कहा जाता है। यहाँ पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की स्थापना का अधिकार यह संसद को दे सकती है। कोई विधेयक कितने दिन तक बिना बताए गायब रहेगा, संसदन में नहीं जाएगा, लगातार अनुपस्थित रहेगा, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। इसका आंसर है 60। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था, 13 मई 1952। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। शून्यकाल के बारे में आपको बता ही दिया गया है। अब देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का आप जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है, 220, 230, 210 और 250। इसका आंसर है 250। फिर अगला है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में से किस आधार पर दिया जाता है, तो इसका आंसर है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसके बाद है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है किनके द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। फिर अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष है, 6 वर्ष होता है। इसके बाद है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो इसमें से किसी को भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। फिर प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा और किसी के द्वारा नहीं, तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इसका आंसर है 12 सदस्यों को। इसके बाद अगला है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है, तो इसका आंसर है 30 वर्ष। कितना है, 30 वर्ष। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को या फिर राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 249। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसका आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो मित्रों, इन 2 वीडियो के माध्यम से आपने भारत की संघीय विधायिका यानी संसद को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी यहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास किया गया है और मुझे उम्मीद है
संघीय विधायिका यानी संसद आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। आपके सिलेबस में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका दोनों है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, इनके बारे में आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। और आज से विधायिका भी समाप्त हुई और कल से आप जो है संघीय न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान में 2 चैप्टर बचेंगे। पहला होगा लोक सेवा आयोग और दूसरा है निर्वाचन आयोग। इस प्रकार से आपका सिलेबस राजनीति शास्त्र का यानी भारतीय संविधान का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो